एक स्लोगन था एक जमाने में आपका, आपकी पार्टी का था जब आप बसपा में थे कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। 10 साल तक न रोका गया तो निश्चित तौर पे देश पीछे जाना शुरू हो गया है और पीछे चला जाएगा। सांसद जी, आपने कहा कि अनमैरिड थी, ये भी एक बड़ा पर्दा उठाने की बात है। बहन जी अनमैरिड अभी भी हैं या उन्होंने कभी शादी नहीं की या फिर की? क्या सच्चाई? कांसीराम जी तक पहुंचे कैसे आप? आर.के. चौधरी जी को पहुंचाया किसने? बाबू सिंह कुशवाहा के साथ जो हुआ, आपको क्या लगता है कि बहन जी को साथ देना चाहिए था, उनके साथ गलत हुआ या सही? धर्म की कोई पुस्तक नहीं है। हाँ, सनातन की है, बता दीजिए। सनातन की कोई पुस्तक नहीं है जिसमें सनातन लिखा हो। नहीं, सनातन धर्म तो है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ओपन टॉक विथ ओम में। अनछुए अनकहे पहलुओं पर, तथ्यों पर हम बात करते हैं अपने शो में। तो उसमें से अगर हम बात करें तो आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद आर.के. चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे आइए जानते हैं कुछ अनछुए पहलू। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कैसे हैं सांसद जी? सबसे पहले तो ये बताइए। अब मैं तो हमेशा ठीक रहता हूँ। अच्छा, ईश्वर आगे करे, भी ठीक रहने का इरादा उम्मीद है? करता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात। कितनी उम्र हो गई सांसद जी? 70 क्रॉस कर गया। 70 क्रॉस कर गए। तो अब अभी भी वही जोश कायम है जो 18 वाला है? अब काम सामने है, हाँ लक्ष्य सामने है, हाँ। तो काम तो करना पड़ेगा। अच्छा, मैं बीमार होता नहीं, हाँ। थकता नहीं। अरे वाह। कुछ सोचते हैं, कुछ सीखा है, कुछ अपने आप करते हैं। आर.के. चौधरी जी की विचारधारा अगर हम जानना चाहें तो कौन सी विचारधारा पर इस समय चल रहे हैं और कौन सी विचारधारा उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है शुरू से? देखिए, एक तो मैं चेहरा रहा हूँ माननीय कांताराम जी का, और नेताजी माननीय श्री मुलायम सिंह यादव के साथ काम किया हूँ। तो हमें दोनों टेस्ट मालूम है, दोनों के बीच चलने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ। और लक्ष्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान को मानने का, मनवाने का। जिसमें लिखा है प्रेम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। इंडिया बनाना है, व्हाई टू कॉन्स्टिट्यूट? इस माने बिगड़ा है। उच्च वर्ग लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन जो समाज लूटा है, पीटा है, कमजोर है, लाचार है, पिछड़ा है, पिछड़ा गया है, अगर वो भी आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी जिंदगी जीने का पा जाए तो देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो बाबा साहब ने तो समानता की बात की है, हमें लग रहा है। आप जो कह रहे हैं उस हिसाब से अगर हम बात करें तो हाँ, तो समतामूलक समाज। हाँ, तो सामान्य वर्ग की बात से जो है क्या तात्पर्य है आपका? नहीं, मैं समझता हूँ कि देश में वर्ण के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर जाति, हर धर्म लोग आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी जिंदगी जीने का मौका पाने लगे, ये हमारा मकसद है। आर.के. चौधरी मतलब जाति पर अगर हम जाएं तो कौन सी जाति? अब अगर जातियां बनी हैं तो उसमें से मैंने भी एक सिलेक्शन किया है। शेड्यूल्ड कास्ट में है, मैं पासी बिरादरी हूँ। तो शेड्यूल्ड कास्ट से हैं तो आप अपने आप को हिंदू मानते हैं कि नहीं? देखिए, हिंदू धर्म की कोई पुस्तक नहीं है। हाँ, सनातन की है, बता दीजिए। सनातन की कोई पुस्तक नहीं है जिसमें सनातन लिखा हो। नहीं, सनातन धर्म तो है। कहीं कोई पुस्तक है, कोई ग्रंथ है? अरे ये तो सांसद जहाँ सनातन लिखा हो, हाँ, जहाँ सनातन लिखा हो, नहीं सनातन, जहाँ हिंदू लिखा हो, एक मान्यता है, ग्रंथ नहीं है। अच्छा, मुस्लिम धर्म, सिख? अब मुस्लिम में तो हो सकता है, मैं ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ। हाँ, ये धर्म है संप्रदाय? कौन सा? मुस्लिम, सिख, ईसाई? नहीं, धर्म तो है। आप जहां तक जानते हैं बात, हिंदू धर्म ये तो संप्रदाय है सांसद जी। जो हिंदू धर्म है वो बहुत बाद में बना है, और हमें लगता है कहीं न कहीं उसका सिंधु नदी से रिश्ता है, इस पार उस पार। अब बोलते बोलते हो गया। सांसद जी, तो गूगल भी बोल रहा है कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है दुनिया का, और आप कह रहे हैं किसी ने डाला होगा ना। नहीं तो आप ये बताइए, एक ये तो बड़ा डिस्कशन वाला सवाल है कि गूगल किसका? अमेरिका का? नहीं, मैं
धर्म पे और ज्यादा बात नहीं करता, हाँ इसलिए कि जब ढेर सारे काम और बड़े बड़े हैं तो धर्म के चक्कर में फंस के हम क्या करेंगे। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, ये राजनीति पर हम थोड़ा सा आपके आ जाते हैं, जो आपका राजनीतिक करियर है। एक स्लोगन था एक जमाने में आपका, आपकी पार्टी का था जब आप बसपा में थे, कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये राम से कहाँ जो है उस जमाने में तकलीफ हो गई थी बसपा को, और जो है आपकी पार्टी को, कांशीराम जी को, सपा को? ये क्या मतलब जो है, देखिए, लोग जो बीजेपी वाले कहते हैं या फिर ना, जो और लोग कहते हाँ, हैं? ना दिक्कत थी बसपा को, ना सपा को, हम्म, ना मुलायम सिंह को, ना कांतराम जी को। हाँ, ये नारा पार्टी का नहीं है, ये नारा पब्लिक का है। पब्लिक ने नारा लगाना शुरू कर दिया। पब्लिक या आपकी पार्टी? ना पार्टी नहीं, पार्टी कोई नारा नहीं, बताइए कोई नाम, कोई ना, जब उस समय नहीं किसी नेता बनाया हुआ नहीं नारा है, हाँ, ये पब्लिक नारा है। तो आप लोगों ने उसका विरोध नहीं किया? अच्छा, एक चीज और भी है सांसद जी, कि आपको नहीं लगता कि चाहे वो भगवान बुद्ध हो, बुद्ध को मानने वाले हो, या राम को मानने वाले हो, कृष्ण को मानने वाले हो, या फिर किसी भी समुदाय के लोग हो, देवी देवता, तो उनको बीच में नहीं लाना चाहिए राजनीति के? मुझे लगता है कि कोई किसी को माने, किसी को भैया, हमको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एक धर्म है दुनिया में, इंसानियत ही धर्म है। उसको कोई ग्रंथ कहता है, जितना कहता है उतना मान लेना चाहिए, या नहीं कहता चुप रहना चाहिए, लेकिन अपने आप को इंसानियत दिखाई पड़ना चाहिए बरतते हुए। तो निश्चित तौर पे हम तो मानते हैं यही कि इंसानियत ही धर्म है। सांसद जी, आप उस जमाने में जब बसपा बनी, उस जमाने में एक प्रदेश अध्यक्ष थे राज बहादुर जी, और उनका एक कहना था कि आर.के. चौधरी जी ने अगर कहा कोई चीज, तो यानी बसपा के मुख्य और मेन जो कांसीराम जी थे उस जमाने में, उन्होंने कहा। इतनी करीबी और इतना विश्वास और इतना भरोसा, वो जीतने का क्या आपका जो फॉर्मूला था वो था उस समय? अभी तो मानवर कांत को भी बताया नहीं। हाँ। ये है कि हम पे विश्वास करते थे, ऐसा मुझे लगा। बाकी ज्यादा कुछ जानता नहीं मैं तो वकील था, नेतागिरी करूंगा उसकी सोचा नहीं था। लेकिन उन्होंने बुलवा के दिल्ली समझाया, वकालत छोड़ने के लिए कह दिया। उनके बाद से मैं सहमत होके मैंने अपना घर भी छोड़ दिया और काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये डेट है। उस समय परिवार में आपके पास कौन कौन था? भरा पूरा परिवार तब भी है। हम खुद 3 भाई, हमारे 2 चचा, उनका परिवार अभी साथ रहता है। लेकिन हमारे जिम्मे कोई काम नहीं था, और मैं कांसीराम ने खाली कहा था। तो कांसीराम जी तक पहुंचे कैसे? वकालत छोड़ने के लिए कहा था। हाँ। मैंने अनाउंस कर दिया कि इन फ्यूचर आई मस्ट नॉट हैव माय पर्सनल फैमिली एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। कांसीराम साहब जो हमें काम दिए उसको मैं करूंगा, और प्रयास होगा इस देश में बड़ा बदलाव हो। हाँ, बहुत बड़ी बात है। कांसीराम जी तक पहुंचे कैसे आप? आर.के. चौधरी जी को पहुंचाया किसने? हमारे और मानवर कांत के बीच में एक और कड़ी है, राम समुच। वो फैजाबाद में मिलिट्री में नौकरी करते थे, अस्पताल में। बाई चांस मेरी मुलाकात उनसे हो गई। शुरुआती दौर में 2-4 बार उनके साथ बैठा, लेकिन मैं कटता था। वो लगता नहीं था यार हमको पता चाहिए। नई वकालत शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी बातों में बाद में देखा कि यार दम तो है। फिर उन्होंने मिलवा दिया कांसीराम जी से। फिर कांसीराम जी घेरने लगे, और उनके काम को मैं बाद में इंटरेस्ट लेने लगा उनके काम में, और करते करते फिर उन्होंने वकालत छोड़ने के लिए प्रेस कर दिया। बहुत कुछ कहने के बाद तो मैंने वकालत छोड़ दिया, और जिस दिन छोड़ा उसके ठीक 5 महीना बाद हमें बिना इलेक्शन लड़े मिनिस्टर बना दिया। तो विश्वास करते थे, इसके नाते मैं भी उनको सुनता गया, आगे बढ़ता गया, सुनता गया, आगे बढ़ता गया। नहीं सांसद जी, एक बात कही जाती है ना कि कुछ अगर किसी का आपसे फायदा है तो उसके बदले में आपको कुछ देगा, या फिर आपने उनको किसी ना किसी तरीके से अट्रैक्ट तो किया होगा, कोई ऐसा फॉर्मूला अपनाया होगा। फिर आपको अचानक से, अभी आपने जैसे बताया कि आपको मंत्री बना दिया कांसीराम जी ने, तो इतना बड़ा भरोसा जो है और सीधा मंत्री बना दिया गया, उसके पहले कुछ तो आपने किया होगा जो आप बता नहीं रहे हैं, या फिर जो है आप कांसीराम जी से पूछे होंगे, क्योंकि सर ये चीजें आई होंगी मन में कि हम मंत्री बना दिया गया साहब, क्या मतलब ऐसा आपने हमारे में देख लिया, कुछ तो आपने कहा होगा या किया होगा।
क्या मैंने था कहीं वो? कुछ नहीं किया। हाँ। उनकी बातों में मुझे दम लगा हम्म, कि कांताराम जी ऐसे लीडर हैं जो देखने में लीडर लगते नहीं, हम्म, लेकिन इस देश को बहुत कुछ बनाना चाहते हैं। हम्म, इस देश में वो लोग हम्म, जो सदियों से दबाए गए हैं, पिछाड़े गए हैं, उनके लिए भी कुछ करना चाहते हैं। तो मुझे धीरे-धीरे लगा कि यार हमको भी काम करना चाहिए साथ में। इतनी सी बात है। ये बहन जी उस जमाने में कांसीराम जी के साथ आ गई थी? हाँ, मुझसे पहले हुआ। हम्म, जब मैं आया पार्टी में उसके पहले वो काम कर रही थी। तो बहन जी का आगमन कहाँ से हुआ? क्योंकि देखिए बीएसपी के विषय में जो है उस जमाने से लोग जानना चाहते हैं कि कांसीराम जी को जैसे आप मिल गए, तो बहन जी कहाँ से उनको मिल गए? दिल्ली किसी प्रोग्राम में हम्म, माननीय कांताराम गए थे हम्म, और बहन मायावती जी भी वहाँ गई थी। हम्म, कुछ लोगों ने कांताराम साहब बताया कि साहब वो वहाँ एक अपने समाज की लेडी हैं, अनमैरिड हैं, हम्म, वहाँ आएंगी। हम्म, कांताराम प्रोग्राम था। हम्म, कांताराम ने लगा भाई ये लेडी कुछ कर सकती है, हम्म, क्योंकि जज्बा था उनके अंदर। हम्म, और वहीं से मायावती भी थी, धीरे धीरे पार्टी में प्रोग्राम करने लगी, आने लगी और कांताराम भी काम सौंपने लगे, धीरे धीरे बहुत बड़ी नेता बन गई वो। सांसद जी आपने कहा कि अनमैरिड थी, ये भी एक बड़ा पर्दा उठाने की बात है। बहन जी अनमैरिड अभी भी हैं या उन्होंने कभी शादी नहीं की या फिर की? क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि अनमैरिड थी, अनमैरिड हैं। अच्छा, अनमैरिड थी और अनमैरिड हैं। आप लोग बहुत करीबी रहे, कभी बहन जी से पूछा नहीं? ऐसे ही जनरल सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ कि बहन जी कभी शादी कर लीजिए या फिर घर बसाने का दिल नहीं करता, ऐसा अब कुछ आपने मैं पूछा? था तो मैं क्लोज का, हाँ, और लंबे टाइम तक निश्चित तौर पे मैं उनके यहाँ जाया भी करता था। चाहे मैं होती रही हूँ, चाहे हट रही हूँ, तो बाबू सिंह कुशवाहा रहते थे वहाँ, मिलाते थे। अक्सर मैं जाता था रात में 10 बजे, तो कभी तो साथ में बैठ के खाना भी खाता था उनके साथ, उन्हीं के यहाँ। हमको मानती भी थी, लेकिन मैंने कभी कुछ ऐसा महसूस नहीं किया कि कहीं से वो फाउल हैं, और समर्पित भावना से काम कर रही थी। कांताराम साहब के प्रोग्राम में या इनका अलग प्रोग्राम लगा हो, जो बोलने का लय धुन था उनका माइक पे बहुत अच्छा था और ज्यादातर लोग अट्रैक्ट होते थे। तो मैं तो तारीफ करता हूँ। बहन जी से, चूंकि आपके बहुत पुराने रिश्ते रहे, बहन जी से आपने कभी ये पूछा कि बहन जी कभी इच्छा हुई या होती है? क्योंकि जो है अब देखिए नए नेता थोड़े पूछ पाएंगे आपसे, तो ये तो ओपन टॉक है, हम आपसे इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दर्शक जानना चाह रहे हैं कि आर के चौधरी जी भी बड़े करीबी रहे हैं बहन जी के। तो बहन जी क्या शादी की कि नहीं की? देखिए मैं दोबारा प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो थोड़ा सा अगर इससे पर्दा उठाइए कि उन्होंने नहीं की है तो आपने बता दिया, लेकिन बहन जी का कभी इच्छा हुआ या नहीं हुआ, इस पर आपने कभी सवाल किया उनसे? भाई चूंकि मैं खुद अनमैरिड था, ये सवाल मैं पूछता तो गलत संदेश जाता। हाँ, मैं उनका इज्जत करता था, इज्जत करता हूँ, इज्जत करता रहूंगा। निश्चित तौर पर शादी नहीं किया, क्यों नहीं किया, इस हमसे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कांताराम जी के मोमेंट को आगे बढ़ाया, ये बड़ी बात है। आपने क्यों नहीं शादी की? ये बात आपने सही पूछा। शुरुआती दौर में मेरा मन था पढ़ाई किया जाए, कुछ बना जाए, बाद में प्रपोजल नहीं आया। अच्छा, आर के चौधरी जी सांसद बन गए, मंत्री बने, इतने बड़े बड़े पदों पर रहे, बीएसपी जैसी एक सशक्त पार्टी को समझ लीजिए चलाने में एक बड़ा उनका चेहरा रहा। आर के चौधरी जी का कभी दिल टूट गया था क्या, जो इस वजह से उन्हें कसम खा ली जैसे आज के यूथ कहते हैं कि अब शादी नहीं करेंगे? तो लेट हो गए ना, क्योंकि जब शादी का चांस था तब प्रस्ताव नहीं आया। नहीं, प्रस्ताव क्या होता है? किसी महिला से तो अट्रैक्ट हुए होंगे, महिला ने भी कहा होगा कि साहब हम आपसे प्रेम करते हैं, आपने कभी कहा होगा, क्योंकि ये ओपन टॉक है हमारा शो, इसमें बोलिए सर। मैं खुद कह नहीं पाया और किसी महिला ने हमसे कहा नहीं। नहीं तो किसी को तो पसंद किए होंगे बचपन से लेकर जवानी तक, या पार्टी में और खाली राजनीति करते रह गए? मैं पढ़ता था तब भी से मुलाकात नहीं हुई भाई। तमाम क्लास पे लोग महिलाएं थी, लड़कियां थी, लेकिन तब भी मैं बहुत डरता था। तो आप देखिए, आपने कहा तमाम महिलाएं और लड़कियां थी, तो आपका ध्यान नहीं गया? ना। अच्छा, आपने देखा ये वाली भाई स्टूडेंट वो भी थी, मैं साकेत महाविद्यालय के विद्यार्थी रहा हूँ। केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी प्रैक्टिकल करते समय लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, लेकिन कभी इस लाइन पे सोचा नहीं मैंने। अच्छा, तो बाद में जब आप सेटल हो गए तब भी आपने नहीं सोचा कि शादी करनी चाहिए? अब इतना व्यस्त हो गए कि कांताराम जी के मोमेंट पे काम करने के लिए हमें लगता है कि जितना ज्यादा महत्वपूर्ण काम था कि देश में उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन जो दबाया गया है, पिछाड़ा गया है, वो भी आगे बढ़े, ये बड़ी बात थी।
इसलिए मैं कन्विंस था और सोचा कि भाई अपना व्यक्तिगत परिवार से हम क्या करेंगे, अगर पूरा देश में लोग आगे बढ़ जाए तो अच्छी बात है। सांसद जी, आप कह रहे हैं कि सशक्त और जो है पिछड़ों को आगे बढ़ाना था। चलिए वो मान लेते हैं कि उस जमाने में जो वर्ण के आधार पर जो व्यवस्था थी तो उसमें पिछड़ों को कम मिलता था, व्यवस्था जो आप कह रहे हैं उनको कम जो है अधिकार दिया गया। लोकतंत्र, जब लोकतांत्रिक हुआ है देश, आजाद हुआ है देश, उसके बाद समानता के भाव से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को लिखा, उनके साथ कई लोग उनके साथ उसमें शामिल भी रहे। उसके बाद से लेकर के अगर देखा जाए 70-80 साल का ये जो टाइम रहा, इसमें भी हमें लग रहा है कि सामान्य वर्ग जो है अधिकांश आईएएस और पीसीएस और बड़े बड़े पदों पर है, पिछड़ों की संख्या कम है। तो अभी तो समान अधिकार चल रहा है, किसी को पढ़ाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है, रोका नहीं जाता, फिर ये संख्या अब क्यों कम है? रोका नहीं जाता ऐसा नहीं है, रोका जा रहा है। जैसे आप जानते हैं कि पूरे देश का एमएलए एमपी अपने निधि का पैसा देता है प्राइवेट में। मैं गलत कर रहा हूं क्या? इस देश में सरकारी स्कूल भी तो हैं, बाउंड्री टूटी है, छत नहीं है, छत टूट गई है, कोई एमएलए देता है? तो जब इंसान तो एमएलए भी है, इंसान सरकार चलाने वाले भी हैं, तो सबकी नियत है प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, तो निश्चित तौर पे देश तो चौपट हो जाएगा। और आप जानते हैं पूरे देश में इस समय सरकारी स्कूल टूट रहे हैं, प्राइवेट स्कूल कॉलेज ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे खाली बिजनेस के लिए बनाए गए हों। तो इस समय देश संविधान के दिशा पे नहीं चल रहा है, अपने आप चल रहा है। और आने वाले दिनों में अगर 10 साल तक न रोका गया तो निश्चित तौर पे देश पीछे जाना शुरू हो गया है और पीछे चला जाएगा। मैंने बार बार कहा कि इस देश के हर जाति, हर धर्म को आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी जिंदगी जीने का मौका मिलना चाहिए। नहीं तो इस समय जो है सबसे ज्यादा अधिकार किस वर्ण को दिया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? इस देश में पुरानी जो व्यवस्था है, जो चलती है मनुस्मृति से, जिसमें लिखा है स्त्री शूद्रो न ध्यताम, औरतों को, शूद्रों को पढ़ना वर्जित है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में संघ परिवार इसी लाइन पे ले जाएगी। नहीं, वो तो आप कह रहे हैं ऐसा है, और वो कह रहे हैं कि हम मुसलमान को राष्ट्रपति बनाए, एपीजे अब्दुल कलाम को, एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति रहे ना, बीजेपी ने बनाया। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी पिछड़े से, उनको राष्ट्रपति बनाया। तो कहाँ वो लोग जो है सामान्य और अगड़ा जो वर्ग है उसको बढ़ावा दे रहे हैं? वो तो पिछड़े वर्ग को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बना। राष्ट्रपति और गवर्नर कितना कामयाब होता जानते हैं आप? कितना असर डाल पाएगा कि आप जानते हैं आप? हाँ। किसी नौकरी की सिफारिश भी नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे वो हेड है, लेकिन एग्जीक्यूशन में 0 है। तो मोदी जी कहाँ अगड़े हैं? अब वो तो कहते हैं पिछड़े जात से हैं। पूरा देश जान रहा है। मोदी जी ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं क्या? नहीं, मोदी जी के बारे में हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते किस बिरादरी के हैं, लेकिन मोदी के बारे में तमाम की पढ़ाई कितना किया है, कहाँ पढ़े हैं, भ्रामक न्यूज है, लेकिन मैं उसको नहीं जानना चाहता। मोदी जी बीजेपी में है, आरएसएस बीजेपी चलाती है, और मेरा सीधा है कहना कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान बना के पेश कर दिया तो 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बोलते हुए उन्हें कहना पड़ा कि मेरा बना हुआ संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि भविष्य में इस संविधान को लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान भी पूरा होगा। अच्छा, कांग्रेस आपकी नजर में जो है कैसी? और अगर भविष्य में इस संविधान लागू करने वाले अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा होगा। दरअसल कहा क्यों, जिन दिनों बाबा साहब अम्बेडकर राजनीति करके संविधान बनाने में लगे थे, उसी समय उस समय का आरएसएस और उसके मुखिया संचालक मिस गोलवलकर जगह जगह चौपाल करके डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की निंदा कर रहे थे। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी और आरएसएस की आप निंदा कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने तो अभी जाकर के बीजेपी ने समझ लीजिए कि बाबा साहब की फोटो लगवाई है। कांग्रेस तो उनके विरोध में थी उस समय, और अभी तक संसद में उनकी फोटो तक नहीं लगी थी। तो बताइए विरोधी कौन हुआ, कांग्रेस या बीजेपी? नहीं, बीजेपी लेट हो गई ना बाबा साहब मूर्ति फोटो लगवाने में, बहुत लेट हो गई है। बहुत लेट हो गई है। अरे तो लेट क्योंकि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर मानने वाले बढ़ते जा रहे हैं, वोट तो है उनके नाम पे भी, तो बीजेपी भी वोट ले रही है, लेकिन काम कैसा कर रही है? अच्छा, एक बात बताइए, पूरा देश प्राइवेटाइज हो रहा है।
अच्छा बात बताइए सांसद जी, आप कह रहे हैं कि पिछड़े जो है उनको अधिकार नहीं मिल रहा है, तो ये बताइए पिछड़े 5 साल नहीं समझ पाएंगे, 10 साल नहीं समझ पाएंगे, अरे तीसरी बार मोदी सरकार है, दूसरी बार यहाँ पर योगी जी की सरकार है, तो इस हिसाब से तो जनता का जो है जो निर्णय है वो वही जीत मानी जाएगी ना। विपक्ष है तो आरोप तो लगाती रहेगी, क्या मानते हैं इस पर अब आप जानते हैं हम्म। कि देश को जो चाहिए हम्म। वो नहीं मिल रहा है। जैसे एजुकेशन हम्म। बड़ी चीज है। हम्म। मैंने पहले कह दिया आपसे हम्म। कि देश के सरकारी स्कूल तोड़े जा रहे हैं, हम्म। प्राइवेट बढ़ावा दिया जा रहा है। हम्म। अब प्राइवेट में कौन पढ़ता आप जानते हैं? हम्म। इस देश का जो कमजोर वर्ग है हम्म। अभी वो प्राइवेट में पढ़ने लायक नहीं है, हम्म। उसकी हालत ठीक नहीं है, तो आगे पढ़ लिख के कौन तैयार होगा? हम्म। ये बड़ी बात है, हम्म। ये चिंतक बात है। उस बात को मैं बार बार कह चुका हूं, बार बार नहीं कहना चाहता कि देश सबका है, सबको आगे बढ़ के इस देश में बराबर लेवल पर खड़ा होना चाहिए, तब देश मजबूत होगा, तब बाहर से लड़ पाएंगे। समाजवादी पार्टी की अगर एक शब्द में हम बात कहें तो उसका डेफिनेशन क्या कहेंगे आर के चौधरी जी? देखिए, समाजवादी पार्टी जब बनी थी तो हम थे नहीं। अब समाजवादी पार्टी वो समाजवादी नहीं है जो पहले थी। अब तो इसमें पुट डॉक्टर लोहिया का भी है, जिन्होंने कहा था सोशलिस्टों ने बांधी गांठ पिछड़े पांव 100 में 60, और मानवर कांधाम जी का पुट इसमें हो गया। बाबा साहब पहले मानते नहीं थे, अब बाबा साहब अम्बेडकर मानने लगे हैं। अभी समाजवादी पार्टी में कहाँ गड़बड़ी हो गई जो आपने कहा कि वो समाजवादी पार्टी अब नहीं रही जो पहले थी? नहीं, गड़बड़ी नहीं हुई है, यानी झुकाव बढ़ा है इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर तरफ, इस देश संविधान तरफ। ये झुकाव अभी कुछ दिन से बढ़ा है, और आप जानते हैं कि अब माननीय श्री अखिलेश यादव भी अपने भाषण में बाबा साहब अम्बेडकर नाम पहले लेते हैं। ये बड़ी बात है, ये सिलसिला पहले समाजवादी पार्टी में नहीं था। अच्छा, एक बात बताइए कि आप जो है कांसीराम साहब के जमाने के बीएसपी के बड़े नेता रहे, उसके बाद समय मिला तो आप जो है समाजवादी पार्टी में आ गए, तो आर के चौधरी जी को अवसरवादी समझा जाए या समाजवादी समझा जाए? नहीं, हमें मायावती ने पार्टी से निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया? और आरोप लगाया था कि आर के चौधरी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण नीति का विरोध करते हैं, तो किसी ने माना नहीं इस बात को, लेकिन उसमें जल्दीबाजी में निकाल दिया। लिखा पढ़ी में ये सच है? हाँ, नहीं सच क्या है, हाँ। लिखा पढ़ी में है, लिखा पढ़ी में लिखा उन्होंने, और निकाल दिया, मजबूरी थी। मैंने वेट किया लगभग 20 दिन कि वापसी हो जाए, क्योंकि जिस पार्टी को मैंने बनाया है, सींचा है, कांताराम साथ काम किया है, मैत्री साथ काम किया है, उसमें बेवजह निकाल दें, ठीक बात नहीं है। जब देखा कि सुनने वाले नहीं हैं, और मैं जाके दिल्ली पड़ा भी रहा 5 दिन तक, लौट के आया, तो चूंकि बहुजन समाज पार्टी में ये प्रथा है कि जो आदमी निकाला जाता है उसके पास खास लोग मिलने नहीं आते हैं, और हमारे यहाँ भीड़ बढ़ गई। तब मैंने एक रैली कर दिया, जो भीड़ लगभग 30,000 की हो गई, तो हमारा हौसला बढ़ा, फिर मैंने अलग एक संगठन बना दिया, और करते गए। तो निश्चित तौर पे बहुत कुछ सीखा है मैंने माननीय कांताराम जी से। सांसद जी, एक बात बताइए, बहन जी का हमने देखा है, अक्सर ये हुआ है कि वो न पुराना देखती हैं न नया देखती हैं, सीधा कार्रवाई करती हैं और निकाल देती हैं, जबकि लोग सोचते हैं, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, बड़े नाम रहे उनकी पार्टी के, बाबू सिंह कुशवाहा की बात ही नहीं करने वाली, कितने पुराने नाम है वो, और कितने बड़े नाम बसपा के, आप हो गए, ऐसे बड़े बड़े तमाम बीएसपी से नेता निकले जिन्होंने अपना अस्तित्व कहीं और तलाशा। तो ये बहन जी के विषय में आप बताइए कि मतलब कैसी जो है मेंटल स्थिति उनकी रहती है, मतलब किस तरीके से उनकी जो मानसिक स्थिति है वो किस तरीके से निर्णय लेती हैं, या उनके अगल बगल में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो उनके कान भरते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, 2 बातें हैं। बहन जी करीबी नहीं माननीय कांताराम जी के, लेकिन उनसे कुछ सीखा नहीं। माननीय कांताराम जी ने पूरे देश में किसी को निकाला नहीं था, लेकिन मायावती जी ने, बहन जी ने तो बहुत लोगों को निकाल दिया। कोई बात बिगड़ती है तो लोग बुला करके, घर का जो गार्जियन होता है, पार्टी का मुखिया होता है, वो एक बार बात करता है। आपको लगता है उनसे आपसे बात करनी चाहिए थी? जो तमाम बीएसपी के बड़े नेता निकले उनसे बात करनी चाहिए? मैंने यही कहा कि उन्होंने माननीय कांताराम से कुछ सीखा नहीं कि देश की समस्या क्या है, और लोगों ने अपनी जिंदगी लगाई है पार्टी के लिए, तो इनको निकालना नहीं चाहिए, बल्कि बोला समझाना चाहिए या थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, अब से सुधर जाए। ये माननीय कांताराम करते थे, किसी निकालते नहीं थे।
मौका देते थे। बाबू सिंह कुशवाहा के साथ जो हुआ, आपको क्या लगता है कि बहन जी को साथ देना चाहिए था, उनके साथ गलत हुआ या सही हुआ? नहीं, बाबू सिंह कुशवाहा पार्टी से निकाले गए, नहीं निकालना चाहिए था। ऐसे बाबू सिंह कुशवाहा नहीं, नसरुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा है। बीएसपी अपना अस्तित्व तलाश रही है, आपको लगता है उसका भविष्य है आगे कुछ? भगवान भला करें, मैं भी साथ हूँ। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव, दोनों की विचारधारा में कितना अंतर देखते हैं आप, और कौन कितना प्रभावी है? अब चूंकि माननीय श्री मुलायम सिंह यादव के साथ मैंने काम किया है बतौर मिनिस्टर, उनका एक विजन था, वो कहते थे। लेकिन जहां तक माननीय अखिलेश यादव की बात है, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से बहुत कुछ सीखा है, और अब वो डॉक्टर लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर दोनों साथ लेके चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे उनके दिमाग में बड़ी बात है, वो इस देश को फिर से बाबा साहब अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ा के ले जाना चाहते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। आपने भी हाल ही में कुछ जो है प्रदूषण और चिता पर जो है बयान दे दिया था, सनातन विरोधी आपको बहुत सारे लोग कहने लगे, क्या कहेंगे आप उस पे सफाई में? अब झटके में बयान दे दिया और मैं जो दे दिया दे दिया, झटके में था, उसमें मैं कोई सफाई देने वाला नहीं हूँ, तो दोबारा कुछ बोलने वाला नहीं तो हूँ। आपको लगता है गिल्ट हो रहा है, आपको माफी मांगनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जो कह दिया वो सही है, जो काम ने सही है। अच्छा, उसका विस्तार से बात तो नहीं करेंगे, एक बार बात कर चुके हैं, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इस देश में, मैं खुल के कह देता हूँ, इस देश में जो भी चीज जलती है उससे दो गैस निकलते हैं हानिकारक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। मैं इतना कहूंगा आज बस। आर.के. चौधरी जी को सेंगोल से क्या प्रॉब्लम है? संसद गए और जैसे एंट्री मारी एक नए हीरो की तरह, उसके बाद बस सेंगोल पर धर के जो है डायलॉग छाप दिया और पूरे संसद में बवाल मच गया। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, टीआरपी पाने का तरीका तो नहीं था। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, इसका माने होता है राजदंड, राजा का न्याय। आप मोदी जी को जब भारत में अब राजा नहीं है और संसद हमारी लोकतंत्र मंदिर है, तो वहां रखना चाहिए संविधान की प्रति, मोटी कॉपी, सेंगोल नहीं। जब भारत में राजा नहीं है, रजवाड़े नहीं, अब देश स्वतंत्र है और उसके बाद लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र का जो पवित्र ग्रंथ है भारत का संविधान, वही कॉपी रखना चाहिए था, सेंगोल नहीं रखना चाहिए था। आपको लगता है कि अखिलेश यादव जी को जो है इतना बीजेपी ट्रोल करती है, अयोध्या दर्शन कराने चाहिए? ये उनका व्यक्तिगत मामला है, हाँ, मैं इसको कोई सलाह नहीं दूंगा। संसद के विषय में आप क्या कहेंगे कि आर.के. चौधरी जी यहाँ पर प्रदेश की राजनीति में काफी जो है सक्रिय रहे, संसद जब पहली बार पहुंचे तो वहां का अनुभव आपका कैसा रहा? देखिए, दिल्ली राजधानी देश की है और वहाँ समस्याएं पार्लियामेंट में उठाई जाती हैं पूरे देश की समस्या को लेके। अच्छी जगह है। हमने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रह के काम किया है, प्रदेश में रह के काम किया है, और अगर दिल्ली रह के काम करने का मौका मिला है तो हम तो चाहेंगे भाई लंबे समय तक रहें और ज्यादा काम किया जाए, जिससे इस देश में कम से कम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अकॉर्डिंग देश को बिल्डअप किया जाए, हर जाति हर धर्म के लोग आगे बढ़ के हमारा देश इतना स्ट्रांग मजबूत करें, इतना मजबूत करें कि दुनिया में कोई देश हमारा टक्कर न कर सके। पुरानी संसद से नई संसद में शिफ्ट किया गया, पुरानी संसद को एक दर्शक दीर्घा की तरह बना दिया गया, आपको क्या लगता है कि ये बदलाव करना जरूरी था? हमें लगता है कि अगर पुराने संसद किसी जानकार ने खंडन किया हो तो नई संसद बनानी चाहिए थी, और पुराने संसद से थोड़ा डिस्टेंस पे कम से कम, हाँ बिल्कुल, सामने आमने सामने जो है दोनों संसद कम से कम 150 मीटर फासला होना चाहिए था। पहली बात तो ये। दूसरी बात, डिजाइन बढ़िया करना चाहिए था, क्योंकि पुरानी संसद का जो डिजाइन है लाजवाब है, तो नई संसद का डिजाइन भी उससे बढ़िया बनाना चाहिए था। एक सांसद अब भाजपा के जो मैं कहने जा रहा हूँ, नई संसद बिल्डिंग बन गई है जैसे अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा हो। अच्छा, एक बात डिजाइन सही करना चाहिए था। अच्छा, एक बात बताइए, एक कांग्रेस के सांसद ने कहा कि जो पहले परंपरा थी वो बढ़िया थी, कि पहले जो कैंटीन संसद था
संसद का जो था उसमें पक्ष विपक्ष सारे लोग बैठ करके नाश्ता कर लेते थे एक साथ। लेकिन अभी जो नया वाला संसद बना है उसमें अलग अलग कैंटीन हो गए हैं, विपक्ष का अलग है, सत्ता का अलग है। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग वहाँ बैठते तो हैं, जो सही है वो सही है। हाँ। कैंटीन बैठते हैं, उसमें बीजेपी वाले भी होते हैं, सपा वाले भी होते हैं, कांग्रेस वाले भी होते हैं, तब उठ के बैठते चाय पानी पीते हैं, बातचीत करते हैं। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के सांसद हैं तो वहां पर आपके जो है, जब आप वहां पर गए पहली बार जीत करके, तो आपके कोई कौन कौन जो है नए सांसद जो है अच्छे दोस्त बन गए? पक्ष विपक्ष कोई भी हो, बोल सकते हैं। हमें अपने छोटे से अच्छे लगे और उसमें मंत्री भी अच्छे हैं और सांसद भी अच्छे हैं, हर पार्टी के लोग अच्छे हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूँ। आर.के. चौधरी जी बसपा से सपा में आए, भगवान ना करे अगर सपा का ऑप्शन भी छोड़ना पड़ा तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? अब इसमें हम लोग लगे हैं व्यक्तिगत तौर पे कि समाजवादी पार्टी कैसे राष्ट्रीय पार्टी बने, और इसीलिए इलेक्शन जीतने के तुरंत बाद से मैं लग गया हूँ। प्रदेश जहाँ ड्यूटी लगती है वहां जाते हैं, प्लस 2 लोकसभा में ज्यादा काम कर रहे हैं। मोहनलाल में बाराबंकी लड़ने के लिए नहीं, कभी कोई बड़ा प्रोग्राम करना हो लखनऊ में तो भीड़ आ सके, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भविष्य में हमारी कोशिश है दिल्ली सहित तमाम ऐसे प्रदेश वहां समाजवादी पार्टी की जड़ मजबूत हो, जिससे हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो जाए और हमारी पार्टी आने वाले दिनों में पूरे देश में फैल जाए। इसका मैं लगा हूं। ये हमारा थोड़ी जवाब था, हम तो आपसे कुछ और पूछे थे। इंगित करो, बताऊं मैं वो बात आपसे कर रहा था कि अगर बसपा के बाद सपा और सपा के बाद अगर कोई पार्टी, ईश्वर ना करे, आपको अगर चुनना पड़े तो वो कौन सी पार्टी होगी? मैंने कहा भाई समाजवादी पार्टी हमारे लिए शूट करती है। हाँ। और समाजवादी पार्टी को हम कुछ देना चाहते हैं। तो वो तो आप बसपा भी आप पर शूट करती थी? नहीं करती थी। हाँ। जब तक माननीय कांताराम जी जिंदा थे तब तक। माननीय कांताराम जी के ना रहने के बाद फिर नहीं शूट की। कौशल किशोर जी को आपने हरा दिया, 2 टर्म के सांसद थे, मंत्री भी थे। नहीं, हमने नहीं हराया है। हाँ। वोटर ने हराया है। वोटर ने, क्योंकि हमें उन लोगों ने वोट दिया है जो समाजवादी पार्टी में नहीं थे, तो कहीं न कहीं रिवोल्ट था, उसका फायदा मुझे मिला। मेरे पास तो पैसा भी नहीं था, मैं लड़ने वाला भी नहीं था। यहाँ लड़ने वाले थे माननीय CL वर्मा जी, हम तैयार भी नहीं किए थे। लेकिन ये इलेक्शन हमारा, हम नहीं लड़े, वोटर लड़ा है, कार्यकर्ता लड़ा है। मैं आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि मोहनलालगंज में कौन सी ऐसी कोई मजबूत कमी रहेगी जिसकी वजह से कौशल किशोर जी हार गए? आपको क्या लगता है, अगर कोई मोटी कमी आपको गिनाना हो तो आर.के. चौधरी जी क्या गिनाएंगे कि इस वजह से कौशल किशोर जी हार गए? फील्ड में कमाते थे, आना चाहिए था। हाँ, क्षेत्र में कमाते थे। आर.के. चौधरी जी भविष्य में जो है समाजवादी पार्टी में रह करके अगर सांसद के अलावा अगर कोई और दायित्व मिले तो वो कौन सा दायित्व लेना पसंद करेंगे? अब ये तो माननीय श्री अखिलेश यादव जाना है कि हमें कैसे उपयोग करना चाहते हैं। निश्चित तौर में अनुशासित तरीके से काम करूंगा और प्रयास हमारा होगा कि आर.के. चौधरी आगे बढ़े न बढ़े, लेकिन समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लेवल पार्टी बन जाए। जीवन में कोई बड़ा अफसोस जो अभी तक रहता है हमेशा एक मन में कि काश अगर ये हो जाता? हाँ, थोड़ा सा दुखी हूं मैं, क्योंकि कोई गलती नहीं हुई मुझसे, लेकिन जिस स्पीड से मैं काम कर रहा था, हमारे घर में जिन लोगों ने उनको पढ़ाया लिखाया मदद किया, उनमें से 5 लोग ऐसे हैं जो बीमार हुए, डेथ हो गई। तो उसमें थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब तो हुआ, इतना डिस्टर्ब हुआ मैं टूट सा गया और इस समय हम फिर से खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं। वो हमारा कम से कम 5-6 साल बेकार हो गया। अच्छा, ये तो अफसोस की बात हो गई। खुशी का पल अगर, जो कि कभी कभी जब आप खाली बैठते हैं तो वो मुस्कुराते हैं और चेहरा खिल जाता हो कि यार ये बड़ा खूबसूरत मोमेंट रहा, इसे क्या जानना चाहते हैं? ये तो आप बताएंगे कि आपके लिए सबसे ज्यादा खुशी का पल कौन सा है जीवन में, जो कि आप जब भी आप सोचते हैं तो मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे? हमें कभी कभी लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी काम कर रहे हैं या हमारे नेता काम कर रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव, हमें लगता है कि आज नहीं कल समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी और माननीय श्री अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि हमारी बात मानते हैं वो।
इसलिए हमें स्वयं काम करने का मौका मिलेगा और जो काम अब तक जिंदगी में नहीं कर पाए वो काम हम करेंगे। मैं उसमें खुशी महसूस होता है। एक कोई ऐसा दोस्त आर.के. चौधरी जी का जिससे दिल की बात शेयर करते हो, चाहे दुख हो वो सुख हो? भाई हमारे साथ जो भी रहता है, गाड़ी में बैठ चलता है, मैं पूरा खुल के बात करता हूँ। या घर पे तो इतना खुल के बात कर नहीं पाता, इसलिए कि यहीं मैं मिलता हूँ और मैं हंसी मजाक करता रहता हूँ, काम भी करता रहता हूँ। हर कोई जो मेरे साथ आता है, जाता है, उठता बैठता है, मैं उसे हंसाने का प्रयास करता हूँ, उसे एंटरटेन करता हूँ और अपने को भी एंटरटेन करता हूँ। अगर बहन जी का एक दिन कोई ऐसा मान लिया जाए कि फोन आए बहन मायावती जी का और वो कहे कि आर.के. चौधरी जी मुझे आपकी बहुत जरूरत है और बीएसपी को बहुत जरूरत है, आ जाइए, क्या नहीं, कहेंगे? ना बीएसपी की जरूरत है, ना बहन जी की जरूरत है, ना मुझे जरूरत है। अगर पड़ जाए? क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी में हूँ और समाजवादी पार्टी को जितना आगे बढ़ाने का हमें मौका मिलेगा या जितना हम बढ़ा सकते हैं बढ़ाएंगे। इतना दिल टूट गया? बात दिल की नहीं है, बात दिमाग की है। हाँ। क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी में आया हूँ दिमाग से, दिल से नहीं। दिल तो साथ साथ रहेगा। समाजवादी पार्टी, एक अंतिम प्रश्न हम पूछ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनको इस समय दूर करने की जरूरत है और विशेषताएं कौन सी हैं जो उसको ऊपर लेकर के गई लोकसभा चुनाव में और 27 के चुनाव में उसके लिए फायदेमंद होगी? देखिए, समाजवादी पार्टी तो पुरानी है, लेकिन मानी से अखिलेश यादव में क्वालिटी तो है। आखिर मंच सपा के क्यों टूटता है? कार्यकर्ता इतना फिदा रहता है कि हमारे नेता माने अखिलेश यादव, एक बार हमको देख लें। अखिलेश यादव जी तो बिल्कुल अभिनेता की तरह आते हैं और ऐसा लगता है कि बिल्कुल टूट पड़ते हैं उनके कार्यकर्ता। यही कारण मैं वही बहुत बता रहा हूँ कि उनके प्रति जो कार्यकर्ता है वो चाहता है कि ये हमसे हाथ मिला लें या हमसे मिल लें। ये बड़ी बात है, इतना ललक किसी और पार्टी नेता के पास नहीं है। लेकिन अखिलेश जी कभी कभी पत्रकारों से एक सवाल कर लिया करते हैं, अगर उनके खिलाफ होता है उनको लगता है थोड़ा सा कि आप कौन से जाति के हैं, अरे अगर यादव है तो कहते हैं, या मुसलमान है तो उससे कहते हैं कि अरे तुम यार ऐसा सवाल कर लिए। ये क्या है? अब वो हमारे नेता हैं, ये उनकी पर्सनल एक्टिविटी है, उसमें हम कोई अलग से सफाई देने वाले युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे जो आगे चल करके राजनीति में आना चाहे? निश्चित तौर पर इस देश में चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, मैं सबकी इज्जत करता हूँ और जो युवा पीढ़ी है निश्चित तौर पे इस देश को बचा पाएगा, युवा पीढ़ी बता पाएगी। हम चाहते हैं कि संविधान को अध्ययन करें और संविधान दायरे में रख के इस देश को ऐसा बनाएं जिसमें ना कोई अगड़ा ना कोई पिछड़ा, सब बराबर हो जाएं और हमारा भारत ऐसा तैयार हो जाए कि दुनिया कोई भी देश हमसे टक्कर न कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें की। सबसे खास चीज है कि आपने अपने अनुभव साझा किए, ये बहुत काम आने वाली चीजें हैं और ये अनुभव जो है ये सभी को प्राप्त नहीं होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।